हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे आज के इस कृषक सीरीज में 25 एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे और वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें और आप सभी साथी हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों को भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का कृषक सीरीज। आज के कृषक सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रिसेशन फार्मिंग क्या है? रिसेशन फार्मिंग क्या है? ऑप्शन है ए, असामान्य परिस्थितियों में आंशिक उपज प्राप्त करना। बी, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। सी, ऊर्जा प्राप्ति हेतु शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की खेती करना। या डी, कृषित फसलों के बाद 2 वर्ष चारागाह वाली फसलें रखना। तो रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो यह है बाढ़ के पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा इसमें से? तो ऑप्शन ए है ज्वार के बाद अरहर, उसके बाद परती, फिर गेहूं, फिर तिल या अलसी। उसके बाद बी है मक्का के बाद आलू और दूसरे वर्ष भिंडी के बाद टमाटर, तीसरे वर्ष मक्का के बाद गेहूं। और फिर सी है मक्का बरसीम, मक्का के बाद बरसीम पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में ज्वार से बरसीम, और फिर तीसरा वर्ष धान और चना। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ज्वार के बाद अरहर पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में परती, उसके बाद फिर गेहूं और फिर तीसरे वर्ष में ज्वार, उसके बाद बरसीम। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो इसमें आपका ज्वार के बाद अरहर, उसके बाद परती, फिर गेहूं, फिर उसके बाद तिल और उसके बाद अलसी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है कि पानी की कमी होती है, इसलिए कम पानी चाहने वाली फसलों को हम ज़्यादा वरीयता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? ऑप्शन है ए ज्वार के बाद गेहूं, उसके बाद बी ऑप्शन है धान के बाद गेहूं, सी ऑप्शन है बाजरा के बाद गेहूं, डी ऑप्शन है मूंगफली के बाद गेहूं। तो निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो मृदा पोषण के स्तर को कौन बढ़ाएगा? तो दलहनी फसल होनी चाहिए उसके लिए। तो इसमें मूंगफली आपका एक मात्र दलहनी फसल है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली के बाद गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मक्का, आलू, तंबाकू की सस्य सघनता कितनी होगी? मक्का के बाद आलू और आलू के बाद तंबाकू की सस्य सघनता कितनी होगी? तो ऑप्शन है ए 200%, बी 100%, सी 300% और डी इनमें से कोई नहीं। तो मक्का के बाद आलू और आलू के बाद तंबाकू, यानी 3 फसल एक वर्ष में ली जा रही है, तो गुणे 100 इसमें कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 300% आ जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? कौन सा सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है ए बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना। ऑप्शन बी भूमि एवं जल प्रबंधन करना। ऑप्शन सी फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंध करना। और डी कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। तो कौन सा इसमें मूलभूत सिद्धांत नहीं है कृषि का? तो इसमें मूलभूत सिद्धांत कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना, ये मूलभूत सिद्धांत नहीं है, बाकी सब मूलभूत सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है? तो ए बराबर है जैविक उत्पादन अपान आर्थिक उत्पादन, जैविक उत्पादन अपान आर्थिक उत्पादन। तो इससे क्या होता है? ऑप्शन ए है, इसमें दिया है पुष्पगुच्छ, उद्भव दर या
उद्भव नहीं रहेगा यहाँ पे, पुष्पगुच्छ उद्भव रहेगा, उद्भव दर। और बी है पुष्पन दर, और सी शस्य सूचक, डी पत्ती उत्पादन दर। तो ए किस मतलब ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, ए बराबर यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर कम ए शस्य सूचक दर। यहाँ पर शस्य सूचक दर निकालने के लिए सूत्र जो होता है यह जैविक उत्पादन अपान आर्थिक उत्पादन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं। ऑप्शन ए है कम समय वाली फसलें, बी है रोग विरोधी फसलें या रोग रोधी फसलें, सी लंबे समय वाली फसलें, और डी नमी दबाव रोधी फसलें। तो दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती है, तो किस लिए, तो कम समय वाली फसलें होने के कारण उपयुक्त होती है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए है रिले क्रॉपिंग, बी मल्टीपल क्रॉपिंग, सी एले क्रॉपिंग, और डी मिश्रित क्रॉपिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं। तो एले क्रॉपिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मूंगफली प्लस अरहर और उसके बाद गन्ना फसल चक्र की शस्य सघनता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मूंगफली प्लस अरहर और गन्ने का फसल चक्र की शस्य सघनता कितनी होगी, तो ऑप्शन ए है 200%, बी है 300%, सी है 150% और डी है 250%, 250%। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 150%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन ए है लैटिन से, बी अंग्रेजी से, और सी फ्रेंच से, और डी जर्मन से। तो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो आपका एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो एग्रोनॉमी शब्द आपका ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सारे के सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है, तो ऑप्शन है ए कपास, बी मूंग, सी धान, और डी गेहूं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल नहीं है, तो आपके अंतर्वर्ती फसल अंतर्वर्ती फसल है, तो अंतर्वर्ती फसल आपकी मूंग है, और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ फसलों का है, तो ऑप्शन है ए धान, ज्वार, बाजरा, चना, बी मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, सी मक्का, तिल, कपास और बाजरा, और डी अलसी, तिल, मसूर और मूंगफली। तो खरीफ फसलों का कौन सा समूह है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कौन सा है। तो इसमें खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा उगाया जाता है, लेकिन चना नहीं उगाया जाता है। तो खरीफ में मसूर, मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली, ज्वार और मूंगफली तो उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मसूर और जौ नहीं उगाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सी में देखेंगे मक्का, तिल, कपास और बाजरा, ये चारों के चारों खरीफ क्रॉप की फसल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं, तो परिभाषा है किसका, बहुफसली खेती का, या बी विशिष्ट खेती, या सी मिश्रित फसलों की खेती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं, तो हम मिश्रित फसलों की खेती करना कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मक्का के बाद आलू, आलू के बाद गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है, तो ऑप्शन ए है 1 साल, बी है 2 साल, 3 साल, सी और डी 4 साल। तो इसमें सही अवधि क्या है, इसकी 2 साल की अवधि वाली फसल चक्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शिफ्टिंग खेती में क्या किया जाता है, तो ऑप्शन ए है भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है, बी फसल परिवर्तित होती रहती है किंतु भूमि वही रहती है, सी न तो भूमि और ना ही फसल में परिवर्तन होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिफ्टिंग खेती को हम क्या कहते हैं,
जिसमें भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है, तो इसे हम शिफ्टिंग खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन ए है 1:1, बी 3:1, सी 5:1, डी 9:1। तो गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत अनुपात कितना है कतारों का? तो 9:1 होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल पद्धतियां दिया है और दूसरी तरफ अवधि दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, चरी, यहाँ पर देखेंगे चरी, चरी के बाद बरसीम, बरसीम के बाद मक्का प्लस लोबिया। तो इसकी अवधि 2 वर्ष। बी धान के बाद गेहूं 1 वर्ष। सी मक्का के बाद आलू, आलू के बाद मूंग, इसका 1 वर्ष। और डी है धान, धान के बाद आलू, आलू के बाद सूरजमुखी, इसका भी 1 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित नहीं है ये चरी के बाद बरसीम और बरसीम के बाद मक्का, मक्का प्लस लोबिया, ये 2 वर्ष की अवधि वाली फसल नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कह रहा है, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी आदर्श प्रारूप की अवधारणा? तो ऑप्शन ए है सीएम डोनाल्ड द्वारा, बी जेडी स्टेन द्वारा, सी एमई एंड एंडरसन द्वारा, और डी एमएस स्वामीनाथन द्वारा। तो आदर्श प्रारूप आइडियोटाइप प्लांट की अवधारणा डोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो ऑप्शन है ए सोयाबीन के बाद जौ, और बी मक्का के बाद गेहूं, सी धान के बाद बरसीम, और डी धान के बाद गन्ना। तो निम्न में से एक वर्षीय फसल चक्र कौन सी नहीं है? तो एक वर्षीय फसल चक्र आपका धान के बाद गन्ना एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है, ये 2 वर्षीय में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में से इसको छोटा करना, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो ऑप्शन ए है कपास, बी फूलगोभी, सी सरसों, और डी ज्वार। तो कौन सी फसल बोई जाती है गेहूं के साथ? तो सरसों बोई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हेरफेर उपयुक्त है? कौन सा फसल चक्र का हेरफेर वाला फसल यहाँ पर उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए है चावल के बाद चना, बी है तिल के बाद चना, सी है सरसों के बाद कुकुरबिट्स, और डी है गेहूं के बाद कुकुरबिट्स। तो शुष्क भूमि क्षेत्र में कौन सी फसल चक्र जो है आपका सबसे उपयुक्त है यहाँ पे? तो यहाँ पर तिल के बाद चना सबसे उपयुक्त है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, LER की आवश्यकता होती है। LER की आवश्यकता किसमें होती है? तो ऑप्शन ए है अंतर सस्यन प्रणाली में, बी अनुक्रमिक प्रणाली में, सी मिश्रित प्रणाली में, और डी एक फसल प्रणाली में। तो LER की आवश्यकता किसमें होती है? तो LER की आवश्यकता अंतर सस्यन प्रणाली में होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन है ए संरक्षित खेती पद्धति, बी ले फार्मिंग पद्धति, और सी एले क्रॉपिंग पद्धति, और डी एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में, कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक साथ उगाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। 24 कह रहा है सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है ए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, बी है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि, सी है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि प्लस वन आच्छादित भूमि, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकल बोया गया क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो फसल चक्र एक तरफ दिया है, एक तरफ उसकी अवधि दी हुई है। तो ऑप्शन ए है अगेती धान के बाद तोरिया, तोरिया के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मूंग की अवधि 1 साल दिया है। तो बी है चरी, चरी के बाद बरसीम और बरसीम के बाद मक्का प्लस लोबिया, यह 2 साल की अवधि दिया हुआ है। और ऑप्शन सी है ज्वार प्लस अरहर 1 साल की अवधि। और डी मक्का प्लस लोबिया के बाद गेहूं, इसकी भी 1 वर्ष दिया हुआ है अवधि। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आप सभी साथियों से चाहेंगे कि आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोज भी देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और पूरा वीडियो देख लेंगे। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपका चेरी के बाद बरसीम और बरसीम के बाद मक्का प्लस लोबिया 2 साल का नहीं होता है। यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है। ये आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये 1 साल की अवधि वाला होता है, 1 साल की अवधि वाला होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।